और हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है ना, तो सबसे पहले मम्मी पापा से एडवाइस मिलती है, जाओ बेटा फिक्स डिपॉजिट बना लो। मगर आज ये जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी ऐसे कौन से तरीके हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। हमारे साथ है मिस्टर अंकुर वारिकू, जो कि है एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर, एंजल इन्वेस्टर, यूट्यूबर। मैं हूं अपूर्वा आपके साथ, और इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है थिंक बियॉन्ड एफटीज में हम जानेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो 2021 के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सोच समझकर बनाई गई है। अंकुर सर, सबसे पहले ये बताइए कि एफडीज के अलावा क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही चीज है, और अगर हाँ तो हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। मेरी शादी हुई थी 2007 में। उस पॉइंट पे, क्योंकि शादी के दौरान ही सोने की याद आती है, कम से कम हमारे परिवार में ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसी पॉइंट पे सोना खरीदना था। तो मुझे याद है हमने 8,000 रुपए तोले का सोना खरीदा था। आज की डेट में सोना 48,000 रुपीज का हो चुका है। जब कभी भी कोई इंग्लिश में नंबर्स बोलता है ना, उसका मतलब ये है कि उनको हिंदी में नहीं आता बोलना। 48 मतलब 48, हाँ 48,000 रुपए का सोना हो चुका है, विच मीन्स 14 साल में सोना 6 गुना बढ़ चुका है। एंड दैट इज अ रिटर्न ऑफ अबाउट 14% पर ईयर। आपके प्यारे मम्मी पापा के एफडी से अराउंड 3 गुना ज्यादा। तो सोना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एसेट। अब सोना इन्वेस्टमेंट का एक डिवाइस बना भी कैसे? अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो मैं थोड़ा बहुत सोने की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, अदरवाइज यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो जब पैसा नहीं आया था ना, जो पेपर पैसा था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज ट्रेडेड एज पर गोल्ड। तो एक्चुअली जब करेंसी आई थी तो करेंसी की पूरी बुनियाद ना दोस्तों सोना थी, विच मेंट कि अगर सरकार आपको 100 रुपए का एक नोट पकड़ाती थी और बोलती थी कि ये कागज के पन्ने को तुम 100 रुपए मान लो, तो इट वॉज ओनली पॉसिबल क्योंकि आपने सरकार को 100 रुपए वर्थ सोना दिया था, और फिर सरकार ने अपने ठप्पे के साथ आपको एक रिसीट दी विच सेड कि आपने हमारे यहाँ 100 रुपए का सोना जमा किया है, तो ये लीजिए एक नोट 100 रुपए का। अब इस नोट को लेके आप आगे जाकर जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। आपको अब वो 100 रुपए का सोना लाद के कहीं जाना नहीं है, उसको छोटे छोटे हिस्से नहीं करने हैं कि भाई 5 रुपए की चाय लेनी है तो मैं 5 रुपए का सोना किसी को काट के दे रहा हूं, बिकॉज फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दुनिया में जो पूरा पैसा था दैट वाज पेग्ड टू गोल्ड। एक्चुअल गोल्ड रिजर्व्स थे इन गवर्नमेंट्स which used to then translate into actual currency which was floating in the market. तो इसके चलते सोना became a very valuable asset because जो भी ये कागज के पन्ने थे जिसको हम नोट या रुपए बोलते थे, उनकी एक बुनियाद थी और वो बुनियाद थी सोना। And that is how gold became a great investment asset. फिर आया स्टॉक मार्केट, जहां कंपनीज ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, कंपनीज ने अपने स्टॉक्स लिस्ट करने शुरू किए, लोगों ने खरीदने बेचने शुरू करे, बट इट सीम लाइक अप इन द एयर। सो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब कभी भी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही होती है या डूब रही होती है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रही होती है, तो सडनली लोग सोना खरीदना शुरू करते हैं, बिकॉज दे गो बैक टू द थिंग कि ओ भाई इसमें तो थोड़ी सी बैंड बच गई है, यहां तो रिटर्न्स कम जा रहे हैं, सो व्हाट इज द फिजिकल थिंग दैट आई कैन होल्ड ऑन टू दैट विल सेफगार्ड माय डिप इन द स्टॉक मार्केट? गोल्ड। एंड दैट्स व्हाई ओवर सेवरल इयर्स गोल्ड रिमेन्स अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट एसेट। अगर आप अपने 20s में हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में डालें, लेकिन सोने में भी डालें। जैसे जैसे आप थोड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं या थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। द अदर थिंग दैट रियली वर्क्स फॉर गोल्ड इज, कम से कम हिंदुस्तानी कल्चर में गोल्ड की बहुत ज्यादा अहमियत है, बिकॉज गोल्ड इज नॉट जस्ट लुक्ड एट एज इन्वेस्टमेंट। हम दुनिया का नंबर 1 देश है फ्रॉम अ गोल्ड कंजम्पशन परस्पेक्टिव, लेकिन वो सब कुछ हम इन्वेस्टमेंट के लिए तो यूज नहीं करते हैं। देयर इज अ लॉट मोर यूज ऑफ गोल्ड।
गोल्ड को हम अपने बच्चों की शादी में यूज करते हैं, गिरवी रखते हैं ताकि हमें उसके बेसिस पे लोन मिल पाए, बेच देते हैं कभी भी जरूरत हो ताकि उसके वजह हमें पैसे मिल पाए, हम अपनी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड. सो देर आर मल्टीपल शेप्स एंड फॉर्म ऑफ हाउ गोल्ड इज यूज्ड इन एन इंडियन सेटअप इन द इंडियन कल्चर. एंड दैट इज व्हाई gold is not just an investment asset, it is also a lifestyle product. And इसके चलते I would strongly recommend कि आपका एक certain percentage based on your age should be devoted towards investing in gold. जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही है तो अंकुर सर, जनरली फिजिकल गोल्ड ही हमारे घर में हमने देखा हुआ है, जब भी बचपन से सुना है, घर में होता है, लॉकर्स में रखते हैं. तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्या रेकमेंडेड है या नहीं है? फिजिकल गोल्ड में नेचुरली जैसे मैंने बताया थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम नंबर 1 कि वो फिजिकल है, मतलब एक एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उसको आपको कहीं लेना होगा, कहीं स्टोर करना होगा, तभी लॉकर्स में सोना पड़ा हुआ है, तिजोरियों में सोना पड़ा हुआ है, घर में कहीं सोना पड़ा हुआ है. वो चिंता है कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, कितनी आप ज्वेलरी बनाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर इज दिस नेचुरल फिजिकल लिमिटेशन कि आप कितना फिजिकल सोना खरीद सकते हैं. नंबर 2, खरीदने के लिए भी जो छोटे से डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है. आप 10 ग्राम नहीं खरीद सकते, 1 ग्राम खरीद लीजिए. 1 ग्राम से कम बहुत मुश्किल हो जाता है. आपके पास शायद आप एक स्टूडेंट हैं, सिर्फ 300 या 400 रुपए हैं. 300-400 रुपए का सोना आपको कोई देने नहीं वाला है, लोग आपको हंस के दुकान से बाहर निकाल देंगे. तो इट इज नॉट फीजिबल कि जितना आपका एक्चुअल अमाउंट है उतने का ही आप फिजिकल सोना खरीद सकते हैं. थर्ड, प्योरिटी पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है. हाँ, हम सबके एक फैमिली ज्वेलर्स हैं, लेकिन सबके तो नहीं होते हैं. इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, आप अपने होम सिटी में नहीं है, मम्मी पापा को नहीं बोलना है कि मेरे को सोना खरीद के दे दो, क्योंकि वो चिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एफडी में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हो, all of those things. So you want to do it on your own, लेकिन you don't know who to trust, you don't know whether that gold is pure, तो वो एक डाउट रहेगा. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, मेकिंग चार्जेस. हिंदुस्तान में ना गोल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम गोल्ड या सोने के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ ज्वेलरी के बारे में सोचते हैं या बार्स, उसके बीच में तो हम कुछ सोचते ही नहीं. गोल्ड एक कमोडिटी है, एक मेटल है, एंड उसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने चाहिए फॉर यू टू बाय गोल्ड, क्योंकि आप ज्वेलरी नहीं ले रहे हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. एंड दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल गोल्ड की जो लिमिटेशंस हैं उसको आप समझें, उसको आप जानें, एंड उसके चलते आप एक स्मार्ट न्यू एज कंज्यूमर के जैसे अपना माइंडसेट टुवर्ड्स गोल्ड शिफ्ट करें टुवर्ड्स डिजिटल गोल्ड. तो चलिए, अब हम ये तो जान गए हैं कि आपकी अंगूठी, आपका नेकलेस, ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी ज्वेलरी है. तो जब ये पता चल ही गया है तो ये जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड बेटर क्यों है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गोल्ड. अब डिजिटल गोल्ड इतना एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैव रियलाइज्ड कि यार सोना तो एक्चुअली फिजिकली कहीं स्टोर करना है, लेकिन जो खरीद रहा है और अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहा है, विच मीन्स दे डोंट रियली नीड द फिजिकल गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम उनको जस्ट लाइक अ करेंसी नोट, एक नोट क्यों नहीं दे देते और इन सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दे देते हैं कि आपको कितना सोना चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, बढ़िया, ये है 1 ग्राम का कॉस्ट, आप हमें वो पैसा दीजिए और हम आपके बिहाफ पे वो गोल्ड सिक्योरली, सेफली प्रिजर्व करेंगे. जब कभी भी आपको वो 1 ग्राम सोना बेचना हो, आप हमें फिर से बताइए, आप इंस्टेंटली उसको बेच पाएंगे एंड यू विल देन हैव योर मनी. इट्स लाइक स्टॉक्स. एक जमाना था जब भी आप खरीदते थे तो आपको फिजिकली स्टॉक्स मिलते थे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन स्कैम 1992. अगर आपको याद होगा, हर्षद मेहता और जो उसका भाई था, मैं नाम भूल गया हूं, उनकी एक पूरी नहीं, बहुत सारे कमरे थे जहां स्टॉक के सर्टिफिकेट पड़े रहते थे. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट यूज्ड टू बी. बट आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम, एवरीथिंग गॉट डीमटेरियलाइज्ड, एंड दैट इज व्हाई डीमैट अकाउंट.
डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है कि आपके सारी होल्डिंग्स जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक है. सो व्हेन यू बाय अ शेयर ऑफ एनी कंपनी, यू आर नॉट गेटिंग द फिजिकल रिसीट ऑफ दैट स्टॉक. आप डिजिटली उस स्टॉक को खरीद रहे हैं. आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक प्रिजर्व्ड है और जब कभी भी आप उसको बेचना चाहते हैं, आप उसको तुरंत उसी समय बेच सकते हैं, as long as the market is open and there is a buyer. The exact same way is digital gold. Digital gold is not physical gold. It is the digital form of the investment that you're making. अंकुर सर, ये बताइए कि डिजिटल गोल्ड हम खरीद कैसे सकते हैं? What is the actual process that you can buy it? उसके लिए my recommendation would be Upstox Gold. It is a great digital platform for you to buy digital gold, and here is why you can consider it. Number one, it's 24/7. इसका मतलब ये है कि आप कभी भी, जब कभी भी बेचना चाहें या खरीदना चाहें, आप अपने सोने को बेच या खरीद सकते हैं. देयर इज नो मार्केट. ऐसे कोई शेयर बाजार नहीं खुलती और बंद होती है. इट्स फॉरएवर अवेलेबल. नंबर टू, विच इज द बेस्ट थिंग, 24 कैरेट 99.9% प्योरिटी. प्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है. यू रेस्ट अश्योर्ड विल नो कि आपको जो सोना मिल रहा है वो एकदम खरा सोना है. इट इज एब्सोल्युटली प्योर. Another great thing, especially for people who are early investors या young investors, आप ₹1 से स्टार्टिंग सोना खरीद सकते हैं. तो आपकी जितनी भी उस समय पे श्रद्धा है, जितनी भी आपकी उस समय पे हैसियत है, आप वो कर सकते हैं. यू कैन सेट अप अ रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं हमेशा प्रपोज करूंगा, हर महीने सेम डेट पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिकॉज देन यू विल हैव द डिसिप्लिन एंड द कंपाउंडिंग कम थ्रू. तो सोने को भी वही लेना है. द गुड थिंग इज कि ये डिजिटल है, इसको हम कितना भी काट सकते हैं. कोई भी 1 ग्राम या सिर्फ 1 से 1/10, 1/4, 1/3 ग्राम नहीं है. इट कैन बी एंडलेसली ब्रोकन. आप जितने पैसे देंगे उसी रेट पर आपको उतना सोना मिल जाएगा, बिकॉज इट्स डिजिटल. इट्स 100% सिक्योर. जो भी आप सोना खरीदेंगे, आपके नाम पर वो सोना सेफली, सिक्योरली प्रिजर्व किया जाएगा इन अ लॉकर दैट इज मेंटेन्ड बाय अ थर्ड पार्टी, एंड दैट इज हाउ यू नो कि वो एग्जैक्टली सेफ है. अपस्टॉक्स गोल्ड अभी थोड़ी ही दिनों में फिजिकल डिलीवरी ऑफ इट्स गोल्ड भी स्टार्ट करने वाली है, विच मीन्स आपने सोना खरीदा है एंड यू वर डूइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, लेकिन अब आपको लगता है कि आपकी शादी है या आपके बच्चों की शादी है या आपके भाई बहन की शादी है, व्हाटएवर द रीजन मे बी, और आप उस सोने को फिजिकली नाउ रिसीव करना चाहते हैं. इन दैट केस यू जस्ट हैव टू ऑर्डर एंड दे विल फिजिकली डिलीवर. ये अभी फीचर लाइव नहीं है, लेकिन जल्द ही होने वाला है, which will be a brilliant way for you to actually turn your digital gold into physical gold. And finally, my favorite part, no making charges. वो जो 5-8% हम अपने ज्वेलर को देते हैं और जो वापस बेचते हुए वो कुछ काट लेते हैं क्योंकि ये इम्प्योर है या इसके अंदर पता नहीं कुछ कार्बन डाला हुआ है, पता नहीं कितनी चीजों पे हमने वापस अपना वो सोना किया है, और हमें लगता था 100 मिलेंगे, बट 100 नहीं मिलते थे, 80-85 इतने ही मिलते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ कटौती होती रहती थी. None of that is there. You are the owner of 99.9% pure gold. और जितना भी आपका वो डिजिटल गोल्ड होगा, जब कभी भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी उस समय गोल्ड का दाम होगा, आप उस प्राइस पे बेचेंगे, आपको एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट मिलेगा और वो आपने बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं. इट्स एज सिंपल एंड एज क्लीन एज दैट. This is just a great way for you to have something come in. The good thing about gold is कि गोल्ड का दाम बढ़ता रहता है. तो जो मैंने 8,000 रुपए का सोना अपनी शादी पे खरीदा था, वो आज 50,000 रुपए का हो चुका है. इसी के चलते जो भी आप आज इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, उसमें 5 गुना 6 गुना हो जाएगा. एंड यू विल बी द रिसिपिएंट ऑफ दैट विदाउट needing to hold any physical gold, without giving any making charges, without having the doubt कि ये pure है कि नहीं है, certified है कि नहीं है, इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. All of that is solved through digital gold. Become a smart investor, become a smart citizen, and invest in gold digitally. जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आई है अंकुर सर, आपने बार बार और कई बार इक्विटी में इन्वेस्ट करने का हमेशा रेकमेंड किया है. तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के कौन-कौन से अलग तरीके हैं, ये हमें बताइए. शुरू करते हैं. सबसे पहले
म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, जो कि मैं करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका भी अप्रोच होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स सिलेक्ट करने में बहुत माहिर हैं, हमसे ज्यादा। सो व्हाई डोंट वी गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द ऑटोनॉमी टू डू दैट फॉर अस? तो वो आपके बिहाफ पे एक फंड चला रहे होंगे। एक फंड का एक साइज होगा जो कि काफी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा म्यूचुअल फंड है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उस फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। वो फंड मैनेजर जो है वो हमारे पैसे को लेकर हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं। दे वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, they would invest in fixed deposits, they would invest maybe in gold, they would invest in corporate bonds. ये सारी चीजें हैं which is determined by the type of mutual fund. और basically हमें घर बैठे बिना कुछ मेहनत किए हुए उनके एक्सपर्टीज का फायदा होता है। That is why mutual fund is a brilliant way for you to enter the investing world. अब mutual funds किस किस कैटेगरी होते हैं? Largely 3 टाइप के। सबसे पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि अगर हम आपका पैसा लेंगे तो हम इसको इक्विटीज यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इट कुड बी लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब वो कंपनियां जो बहुत बड़ी हैं। सो द टॉप 100 कंपनीज आर कॉल्ड लार्ज कैप या लार्ज कैपिटल कंपनीज। फिर आता है मिड कैप विच वुड बी 101 से लेके 250th साइज ऑफ द कंपनी। और फिर आता है स्मॉल कैप विच इज 250 से ऊपर मतलब नीचे बेसिकली जाते हुए वो सारी कंपनीज। फिर आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट क्या है? इट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको एक अश्योर्ड इनकम मिलती है क्योंकि रिस्क इसमें कम है, रिटर्न भी कम है। And then the third one, which is an obvious one, is a hybrid mutual fund. तो उसमें थोड़ा इक्विटी भी होगा और थोड़ा डेट भी होगा। This naturally is a balanced fund. अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते लेकिन एक डेट म्यूचुअल फंड जितना भी नहीं जाना चाहते, then you would have a hybrid mutual fund for your investing. इसी के अंदर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी आती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके फायदे ये हैं कि 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट साल का आपका टैक्स फ्री होता है। दूसरी चीज विच इज इंपॉर्टेंट टू नो इज मोस्टली ये सारे ELSS जो होते हैं इनका एक लॉक इन पीरियड होता है विच इज अ मिनिमम ऑफ 3 years। तो आपको 3 साल तक ये पैसा निकालने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा डालते रहना है। हर साल आप पैसा डालना ना चाहें तो प्लीज मत डालिए, लेकिन जो भी आपने पैसा डाला है वो 3 साल से पहले आप वापस नहीं निकाल सकते। तो म्यूचुअल फंड का एक जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का एक NAV या नेट एसेट वैल्यू होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टॉक प्राइस। ज्यादा डरिए मत क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप एक NAV के बेसिस पे उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर NAV 20 रुपए है और आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड के एट 20 रुपीज NAV 5 यूनिट्स खरीदेंगे। एंड देन जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा बेसिस वेयर इट इज इन्वेस्टिंग इट्स मनी, वैसे वैसे ये NAV बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये भी है कि NAV अगर बढ़ रहा है तो घट भी सकता है, स्पेशली व्हेन इट्स अ इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड, क्योंकि इक्विटी में मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज। वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इज, तो उसी के चलते आपका NAV भी ऊपर या नीचे जा सकता है। जैसे कि हमने जाना कि म्यूचुअल फंड बेसिकली हमारे लिए कुछ एक्सपर्ट्स हमारा ही इक्विटी हैंडल करते हैं, तो क्या इस पर अलग से टैक्स लगने वाला होता है या इस पे क्या क्या इम्प्लीकेशंस होता है, बेसिकली ये हम जानते हैं इस पार्ट में। Now when you sell your mutual funds, then there are tax implications, and that is the third segment I wanted to touch upon. Tax implications क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बिल्कुल अगर आप इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या अगर आप हाइब्रिड भी ले रहे हैं, इट्स ट्रीटेड लाइक अ कैपिटल गेन लाइक स्टॉक्स। कैपिटल गेन मतलब जो भी आपने मुनाफा या प्रॉफिट कमाया है, देन यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। अगर आप 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं, विच मीन्स जो भी आपने चीज खरीदी म्यूचुअल फंड, वो अगर आपने 1 साल तक नहीं बेची तो इट बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर बेच दी, इट बिकम्स शॉर्ट
टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हिंदुस्तान में अभी 15% है, विच मीन्स अगर आप 100 रुपए का मुनाफा कमाएंगे बेच के विद इन अ ईयर, तो आपको उसका 15% सरकार को एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के अंदर अंदर है तो कोई टैक्स नहीं है, विच इज ग्रेट। सो इट ऑटोमेटिकली टेल्स यू कि अगर आप एक इक्विटी या एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो प्लीज मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 1 साल से पहले तो बिल्कुल ना बेचें। इनफैक्ट माय सजेशन विल बी 5-7 सालों तक उसको रखे रहें। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड बेचते हैं देन whatever is the capital gain that you've got gets added to your income and फिर वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के आधारित आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। So it is not part of the capital gain short term or long term. It is simply counted as your income from other sources and you pay income tax on that. कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए और कौन सा खरीदना चाहिए, ये हम किस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत अंकुर सर से। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू बेयर इन माइंड। सबसे पहला कि वो म्यूचुअल फंड किस कंपनी का है। नंबर 2, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी रही है। हाँ, फाइनेंस में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज नेवर एन इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर, लेकिन एक तरीके का आइडिया मिल जाता है कि पिछले 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है, बिकॉज दैट इज एसेंशियली व्हाई यू पुटिंग इन योर मनी। देन देयर इज द NAV व्हिच आई ओरिजिनली टोल्ड यू इज कॉल्ड द नेट एसेट वैल्यू। ये स्टॉक प्राइस है। अब इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉक प्राइस के बेसिस पे फॉर इंस्टेंस आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं। बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज द NAV बिकॉज आपका पैसा उसी यूनिट्स में ट्रांसलेट होगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज कि जो भी आप पैसा देंगे उसका कितना अमाउंट इस फंड को मैनेज करने में जाएगा एज एक्सपेंसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसेंशियली वो ये बोल रहा है कि अगर आप 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 रुपए का पूरा खर्चा सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। कुछ परसेंटेज विच कैन बी एज लो एज 0.1%, एज हाई एज 2-2.5% कैन गो टुवर्ड्स मैनेजिंग द फंड, क्योंकि भाई सैलरियां देनी है, लोगों को डिप्लॉय करना है, एनालिस्ट होंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, पता नहीं फला ढंग का, तो उस सब को चलाने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए एंड दैट इज व्हाई द एक्सपेंस रेशियो। नेचुरल है, जितना एक्सपेंस रेशियो कम हो उतना फंड अच्छा होगा, क्योंकि आपके रिटर्न जो है या आपका जो पैसा है उतना ही ज्यादा डिप्लॉय होगा। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तब आपको कितना परसेंटेज एज अ फी देना पड़ता है। इट वेरीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। अगेन जाहिर सी बात है, एग्जिट लोड जितना कम हो उतना अच्छा है। यूजुअली एग्जिट लोड जो है वो 1 साल के अंदर 1% होता है, उसके बाद 0% होता है। बट दिस इज लाइक अ बॉल पार्क और एन इंडिकेशन, इट कैन वेरी, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। म्यूचुअल फंड खरीदने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं बोलता हूं मम्मी पापा का तरीका, एक जो बोलता हूं आज की जनरेशन का तरीका। मम्मी पापा का तरीका है जो जिंदगी भर से चला आ रहा है, एजेंट्स के थ्रू खरीदना। एक बीच में ब्रोकर है या मिडलमैन है या एजेंट है जिसका भी खर्चा पानी निकालना है। सो सडनली द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पुटिंग टू यूज इज लेसर। लेकिन ऑन द अदर हैंड आजकल की जनरेशन हैज एन ऑप्शन ऑफ डूइंग डायरेक्ट फंड बाइंग। What does that mean? You go online and you buy the fund directly. In that case, आपको सिर्फ expense ratio of the fund देना होगा. You don't have to pay for any middleman, any broker, because most of these apps are commission free. They do not charge anything from you to buy or sell a mutual fund. जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं डिस्कस करना, जो कि है टैक्स। और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर अलग अलग किस्म का टैक्स होता है। तो इन सारे स्ट्रैटेजीज को डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि किस पर किस तरह का टैक्स लगता है। बताइए अंकुर सर, सबसे पहले जानते हैं हमारे मॉम डैड का फेवरेट फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। इन्वेस्टिंग करते हुए अपने टैक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। टैक्सेस रियल हैं, लीगल हैं, मैंडेटरी हैं। एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टिंग साइकिल
आप जो भी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे उस पे आपको टैक्स भरना ही है। बट व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सेस? स्पेसिफिकली 3 चीजें: टैक्सेस ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस ऑन स्टॉक्स एंड टैक्सेस ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट, मम्मी पापा का फेवरेट। अगर आप मम्मी पापा के लाडले हैं या लाडली हैं और आपने उनकी बात सुनकर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो उनके टैक्सेस को कैसे आपको देखना है वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम बनेगा वो 100% टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आप साल में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाते हैं वो आपकी टोटल इनकम में जुड़कर आपके टैक्सेबल इनकम बनती है, और उस पे जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज करिए 1 लाख की एक एफडी कराई है 6% इंटरेस्ट पे, तो साल के एंड पे आपको कितना मिलेगा? 6,000 रुपए। वो 6,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट इनकम है। 1 लाख रुपए तो आपके हैं, तो उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। 6,000 रुपए बैंक ने आपको दिए हैं वो पैसा उनके पास रखने के लिए। तो ये 6,000 रुपए आपकी बाकी इनकम जो साल की होगी उसके साथ जुड़ जाएगा। वो इनकम आपकी सैलरी हो सकती है, आपकी फ्रीलांसिंग इनकम हो सकती है, आपकी स्टाइपेंड, आपकी प्रोजेक्ट, कोई भी जो इनकम आप कमा रहे हो वो उसके साथ जुड़कर आपकी टोटल इनकम बनेगी, और उस पे जितना भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो कि एक टैक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देगा, या आपका सीए या कोई भी और, उस पे आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्ज करिए कि आपका इनकम टैक्स स्लैब 20% पे आता है, विच मीन्स जो ये 6,000 रुपए होंगे उस पे 20% मतलब 1,200 रुपए आपको पे करने होंगे एज टैक्स ऑन दिस इनकम दैट यू हैव मेड। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपने 1 लाख की नहीं 10 लाख की एफडी कराई हो तो आपके साल के एंड पर 60,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम बनेगी। तो इफ योर इंटरेस्ट इनकम इन अ ईयर इज ग्रेटर देन 40,000 रुपीज, बैंक जब ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो वो एक TDS या कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटेगी। दैट मीन्स जो भी आपको इवेंचुअल टैक्स भरना होगा उसमें से कुछ बैंक आपके तहत वो ऑलरेडी जमा कर चुकी होगी। दिस रेट इज 10% अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक के साथ शेयर किया है, और 20% अगर आपने नहीं किया है। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए 10 लाख रुपए की एफडी, 6% इंटरेस्ट रेट, तो 60,000 रुपए आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया। आपका इनकम टैक्स स्लैब फिर से लेट्स से 20% है, तो आपको 12,000 रुपए एज टैक्स ऑन द 60,000 देने हैं। लेकिन जब ये 60,000 रुपए बैंक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा होगा तो वो 10% काट के करेगा, विच मीन्स 60,000 नहीं 54,000 आपके बैंक में जमा होंगे, और जो 6,000 उन्होंने काटे होंगे वो आपके रूप में वो इनकम टैक्स जमा करेंगे बिकॉज दे हैव योर पैन कार्ड। सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको अपनी टैक्स फाइलिंग करनी होगी, आपको देने थे 12,000 रुपए, आपके 6,000 ऑलरेडी जमा हो चुके हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू फ्रॉम द बैंक, तो आपको एडिशनली सिर्फ 6,000 रुपए देने होंगे। अल्टीमेटली टैक्स ज्यादा बढ़ता या कम नहीं होता है, बट सरकार का एक तरीका होता है टू डिडक्ट और टेक द टैक्स अर्ली ऑन एट द सोर्स इटसेल्फ। तो ये होता है एफडी में टैक्स कैसे चलता है। चलिए, फिक्स्ड डिपॉजिट के टैक्स और सारे रूल्स के बारे में तो हम जान गए हैं। अब जानते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स किस तरह से लगता है। Now let's come to stocks, my favorite investing. चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डायरेक्ट स्टॉक्स हो या कोई भी और कॉम्बिनेशन, स्टॉक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं टैक्स के वो सेम ही रहते हैं। हाउ डज इट वर्क? 2 तरीके के गेन्स होते हैं या टैक्स होते हैं जो आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में पे करने होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कैपिटल गेन का मतलब है जो भी आपने मुनाफा या प्रॉफिट कमाया है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, एंड दिस इज नेट ऑफ ईच अदर। फर्ज करिए कि आपने 3 स्टॉक्स लिए, एक स्टॉक में, एंड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने कितना डाला था, बट लेट्स से पहले स्टॉक में एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिंग साइकिल आपका प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपए,
दूसरे स्टॉक में आपका नुकसान हुआ 2,000 रुपए और तीसरे स्टॉक में आपका फिर से फायदा हुआ 3,000 रुपए। सो योर नेट कैपिटल गेन इज 10,000 minus 2,000 plus 3,000 which means 11,000। तो आप 11,000 पे टैक्स पे करेंगे। कितना टैक्स? अगर यही सारी चीजें एक साल के अंदर अंदर हुई हैं, which means आपने स्टॉक खरीदे और एक ही साल के अंदर आपने बेच दिए, they then account for short term capital gain tax। सरकार ये बोलती है कि अगर आपने एक साल के अंदर ही अपने स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट कर दिए या बेच दिए खरीदने के बाद, तो वो शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 15%। विच मीन्स अगर आपने ये सारे चीजें करके 10,000 रुपए का नेट कैपिटल गेन कमाया है तो उस पे आपको 15% यानी कि 1,500 रुपए देने होंगे एज टैक्स। अगर आपने ये स्टॉक्स एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखे तो फिर ये हो जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब सरकार ये बोलती है कि आपने लॉन्ग टर्म एक व्यू लिया, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, पहले ये 3 साल होता था लेकिन अब धीरे धीरे करके 1 साल हो चुका है। अगर आपने 1 साल से ज्यादा स्टॉक्स रखे और 1 साल खरीदने के बाद इनको बेचा तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे। उसके स्लैब्स होते हैं 0 या 10%। अगर आपके गेन्स जो हैं 1 साल के बाद 1 लाख से ज्यादा हैं तो आपको उस पर 10% टैक्स पे करना होगा, वरना नहीं। Which is a great thing because now it basically encourages you to invest for a long term and pay lesser taxes। क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर ही वो सट्टे बाजार के जैसे ट्रेडिंग करेंगे, इतना खरीदा इतना बेचा, आज ही खरीदा 2 महीने में बेच दिया क्योंकि स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो यू विल हैव टू पे 15%। लेकिन यही चीज अगर आपने होल्ड करके 1 साल के बाद बेची तो आपको सिर्फ 10% टैक्स ही पे करना होगा, विच इज पावरफुल। इट्स समथिंग टू रिमेंबर, समथिंग टू नो अबाउट। यही सेम चीज म्यूचुअल फंड में भी होती है। म्यूचुअल फंड में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं बिकॉज दे आर रियली लॉन्ग टर्म। उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि दे आर मोस्टली अराउंड रिटायरमेंट प्लान्स, कैपिटल गारंटी प्लान्स, विच इज अ कैपिटल गारंटीड सोल्यूशन। अगर आप वो 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी आपकी वो इनकम होगी that will not be taxed at all, and there are solutions for this। लेकिन by and large stocks में short term which is 1 year 15% and long term which is greater than 1 year 10% is the tax that you have to pay। फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स भी हो गया। अब जानते हैं कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज और लैंड पर टैक्स किस तरह से लगता है। रियल एस्टेट, अगर आप घर खरीद के बेचते हैं या इस रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो आप कैसे अपने टैक्सेस को देखेंगे। इसमें भी सेम चीज आती है ऑफ कैपिटल गेन्स, विच मीन्स जब आप एक घर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो जो उसका नेट अमाउंट होता है दैट इज योर कैपिटल गेन। द गुड थिंग इज कि सरकार गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ द हाउस एंड एडजस्टिंग इट फॉर इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए कि आपने 100 रुपए का घर खरीदा था, काश 100 रुपए के घर होते, बट 100 रुपए का घर खरीदा था और आपने वो 10 साल बाद बेचा, तो 10 साल बाद उस घर की कीमत 100 रुपए नहीं है, इन्फ्लेशन से बढ़कर उससे ज्यादा हो गई होगी, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ द हाउस। एंड फिर आपने फर्ज करिए वो 100 रुपए का घर 10 साल बाद 220 रुपए का बेचा एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट उसका 150 रुपए हो चुका था। तो अब आपका घर 10 साल बाद टेक्निकली 150 रुपए का आपने खरीदा, 220 का बेचा, सो जो 70 का डिफरेंस है दैट इज योर कैपिटल गेन एंड यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट, व्हिच इज एग्जैक्टली लाइक द सेम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नुआंसेस हैं। सबसे पहला एक सेक्शन है, आई थिंक सेक्शन 54 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि ये बोलता है कि अगर घर बेचने के बाद जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसको यूज करके आप एक और घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन डू दैट अप टू 2 हाउसेस। मतलब यही जो 70 आपका कैपिटल गेन था, अगर इस 70 को आप मैक्सिमम 2 घर खरीदने में यूज करेंगे तो आपको इस 70 पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट्स अनदर वे फॉर द गवर्नमेंट टू इनकरेज पीपल टू बाय प्रॉपर्टी
and not have to pay taxes. जरूरी चीज ये है कि ये आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हो सकता है एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड द इंटायर 220 जो आपने खर्च करे थे या जो आपको मिले हैं बेचने के बाद, बट ओनली द कैपिटल अमाउंट विच कैन बी यूज्ड एंड शुड बी यूज्ड टू सेव टैक्सेस। एक और सेक्शन है विच सेज कि कोई भी कैपिटल गेन जो आपको मिला हो कोई और एसेट बेच के, इट कुड बी स्टॉक्स, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, उसको अगर आप घर खरीदने में यूटिलाइज करते हैं, बट नॉट जस्ट फॉर द कैपिटल गेन बट द इंटायर प्रोसीड, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये तीन, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट, आर द बेसिक इन्वेस्टिंग टैक्सेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़े बहुत और नुआंसेस भी हैं, बट उसमें मैं इतना नहीं जाऊंगा, अभी डिटेल से ज्यादा आपको डराऊंगा नहीं। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, देन नोइंग अबाउट दीज 3 थिंग्स, इनफैक्ट मैं बोलूंगा पहले 2 ही, फिक्स्ड डिपॉजिट और स्टॉक्स, क्योंकि घर होपफुली आप थोड़ी देर बाद ही लेंगे, दैट विल बी द राइट अप्रोच टू टेक। पता चला था कि 2020 के टॉप 3 गूगल सर्चेस में से सबसे ज्यादा सर्च्ड कीवर्ड है व्हाट इज बिटकॉइन। हम में से कई लोगों को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर कई सारे डाउट्स है, सवाल है। कुछ लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए अंकुर सर से जानते हैं करेंसी और बिटकॉइन के बारे में सब कुछ। बिटकॉइन समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, पैसा। इसको समझने के लिए फर्ज करिए कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं, एक इंसान जो गेहूं उगाता है और एक इंसान जो गाय को चरता है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर गाय से जो दूध निकलता है उस 1 ग्लास और 1 किलो गेहूं की कीमत सेम है, तो एक बार्टर चलता है। जब दूसरे इंसान को दूध पीना होता है तो वो 1 किलो गेहूं दे देता है, जब इंसान को 1 किलो गेहूं चाहिए होता है तो वो 1 ग्लास दूध दे देता है, एंड जिंदगी एकदम सुख शांति से चल रही है। और फिर एक दिन आता है जब एक इंसान पूछता है, यार तुम्हारे पास मक्खन है क्या? तो नहीं यार, मक्खन तो मेरे पास नहीं है। ओहो, क्योंकि मेरे पास दूध के ग्लास तो हैं लेकिन मुझे मक्खन चाहिए था, मुझे गेहूं नहीं चाहिए था। एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो बार्टर का सिस्टम है कि 1 किलो गेहूं इज इक्वल टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क, वो ज्यादा देर तक काम करेगा नहीं। तो एक जरूरत थी एक स्टैंडर्ड की, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो हर एक इंसान समझता था, जानता था और एक्सेप्ट करता था। तो बहुत ही जल्दी इस बार्टर के चलते अलग अलग स्टैंडर्ड्स आने लगे, एंड मोस्ट ऑफ दोस स्टैंडर्ड्स वर सेंटर्ड अराउंड मेटल्स, एंड सोना देन सडनली बिकेम द डिफॉल्ट। और उसके चलते हर एक चीज की एक कीमत है इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड, बट दैट्स ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? सोना कैरी करना फिजिकली मुश्किल है, सोने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और भी मुश्किल है। अब नेचुरली 1 ग्लास दूध 1 तोला सोना तो नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होगा सोने का, सो इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। एंड देन केम द थर्ड रेवोल्यूशन, विच इज बार्टर नहीं, सोना नहीं, लेकिन अगर आप सरकार के पास जाएंगे और सरकार को बोलेंगे मेरे पास सरकार 1 किलो का सोना है और ये 1 किलो सोना आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए, इसके बदले आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे लोगों को पता चले कि आपके पास मैंने 1 किलो सोना रखा हुआ है। सरकार ने बोला बहुत बढ़िया, इसके बदले हम आपको देंगे एक रिसीट। अब दुनिया में जितना सोना था उतनी रिसीट्स थी। तो बहुत टाइम तक एक ऐसी दुनिया थी जहां हर एक सरकार के पास, हर एक देश की सरकार के पास जितना सोना था उतनी उसकी करेंसी थी, उतनी उन्होंने रिसीट्स बांटी हुई थी। लेकिन किसी पॉइंट पे सरकार को ये लगा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए अगर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत हो तो हमें फिर ज्यादा सोना कहीं से मंगाना पड़ता है। सो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम सोने की इस स्टैंडर्ड से निकल पाए। एंड दैट्स व्हेन द वर्ल्ड वाज फ्रीड ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज। एंड अल्टीमेटली सरकार ने यह बोला कि जो मैंने आपको रिसीट दी है वो आप मेरे नाम पर ले लीजिए। अगर मैंने बोला कि आपके पास एक 100 रुपए का नोट है तो मैं वादे से आपको बोलता हूं कि ये 100 रुपए का नोट है। एंड दैट इज व्हाई
when you look at a currency note, बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, हर एक करेंसी नोट पे, और ये 10 रुपए का है, कोई भी आप ले सकते हैं, लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वादा देता हूं, साइंड बाय द गवर्नर हु इज बेसिकली द हेड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। वो नोट जो आपके पास है इज सिंपली अ मेजरमेंट ऑफ ट्रस्ट, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस। इन फैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि पैसा is perhaps the biggest product in the world which is driven purely by trust. Purely by trust. इस पूरी चर्चा का conclusion क्या है? There are certain challenges that are very visible in how this thing works. सबसे पहला, it is centralized and that means आप कंट्रोल में नहीं है। आपका बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। All that you know is कि मेरे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो आपके बैंक का राइट है, आपका नहीं। एंड सेकंड, अगर किसी भी पॉइंट पे बैंक या सरकार चाहे तो इस वैल्यू, इस पैसे को रद्द कर सकती है। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? सरकार ने ये बोला कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट हैं उनको मैं रद्द करता हूं, एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट। सरकार कभी भी इस वैल्यू को ले जा सकती है और इसकी पूरी लेजर डिटेल्स, अकाउंटिंग सिस्टम, सब कुछ बैंक मेंटेन करता है, which gives them unnecessary and very high power over your money. And that's why the bank defaults, जो recent cases हुए हैं हिंदुस्तान में, जहां बैंक्स ने गंदे लोन उन लोगों को दिए जो लोन चुका नहीं सकते थे, and that's why public lost a lot of money, वो सारे cases, and we can't do much about it. तो इस तरह से करेंसी हमारे डेली यूज में आना शुरुआत हुई। तो करेंसी और बिटकॉइन कैसे जुड़े हुए और बिटकॉइन आखिर होता क्या है, जानते हैं? बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जो कि कोई ओन नहीं करता, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है और वो ट्रांसपेरेंट है। You are the only one who controls your money. You're the only one who knows who you can give it to and why and how and when. And कोई भी इस चीज को सेंट्रली ओन नहीं करता है। अक्टूबर 2008 में एक रिसर्च पेपर लिखा था एक इंसान ने जिसका नाम है सातोशी नाकामोटो। कोई जानता नहीं है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ रहता है भी एक इंसान, क्या कोई फर्जी नाम यूज करके किसी ने पेपर लिखा है, बट उन्होंने पहली बार बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा, फुली ट्रांसपेरेंट होगा। एंड हाउ विल इट वर्क? इट बेसिकली सेज कि जैसे आपका पास एक यूपीआई एड्रेस होता है, वो आपका एक यूनिक एड्रेस है और उसका एक पिन है या एक पासवर्ड है, वैसे ही आपका एक बिटकॉइन एड्रेस है, वो यूनिक है, आपके लिए अटैच्ड है और उसी के साथ आपका एक पासवर्ड है। और जब आपके पास बिटकॉइन होगा तो आप उस एड्रेस से और उस पासवर्ड से किसी को भी किसी भी पॉइंट पे बिटकॉइन में पे कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग द बिटकॉइन टू देयर बिटकॉइन एड्रेस, जैसे यूपीआई काम करता है, बिल्कुल सिंपल। बट फर्क ये है कि जब आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो दुनिया में लाखों कंप्यूटर्स में वो ट्रांजैक्शन स्टोर हो जाती है एट द सेम टाइम, which means there is no central authority जिसके पास वो रिकॉर्ड है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। लाखों करोड़ों कंप्यूटर हैं इस दुनिया में which are recording that transaction in real time। किसने इस ट्रांजैक्शन को किया है, which is you, और आपका एड्रेस कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन को कभी भी एक्सेस कर सकता है। They can't do anything to it, they can't change it, delete it, edit it, but they can see it। And जब वो देखते हैं, they still don't know कि ये किसका है और किसको गया है। ये ट्रांजैक्शन अब forever and forever locked है। So Bitcoin
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करेंसी है एंड इसको आप एक करेंसी के रूप में ही देखिए। जैसे कि यूएस डॉलर है, इंडियन रुपी है, वैसे ही बिटकॉइन है, बट वो डिजिटल है, कोई उसका फिजिकल रूप नहीं है एंड इट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। अंकुर सर, ये बताइए कि बिटकॉइंस का प्राइस इतना हाई क्यों होता है? इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला, बिटकॉइंस आर लिमिटेड। बिटकॉइन इज ओनली 21 मिलियन इन नंबर, मतलब किसी भी पॉइंट पर इस दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे। द गुड थिंग इज कि बिटकॉइंस के बहुत छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, तो आप किसी को 0.0000034578 बिटकॉइंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं, which means 21 मिलियन इज द लिमिटेड नंबर, लेकिन उसके छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं। अगर बिटकॉइन एज अ करेंसी बिकम्स समथिंग दैट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली, यूज्ड एट स्केल, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती है, बढ़ती है, गिरती है, बढ़ती है। किसी पॉइंट पे वो 50 रुपए का था, अब 75 के करीब हो चुका है। द सेम वे Bitcoin also keeps changing, but because one, it is limited and it will never go beyond that number. Number two is speculation. Speculation का मतलब यह है कि लोगों को लगता है कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अभी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइंस में ट्रांजैक्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट दिस इज अ फन फैक्ट, ये शायद मेरे 2009 की बात है। एक लाजो नाम के इंसान थे और उन्होंने एक पोस्ट लिखा था, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। और उस पोस्ट पे उन्होंने बोला था कि पिज्जा के लिए मैं 10,000 बिटकॉइन देने के लिए तैयार हूं। बिटकॉइन की शुरुआत ही हुई थी, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, तो उस पॉइंट पे उन्होंने उस पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए। आज उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू $300 मिलियन है, 2100 करोड़। लास्ट बार बोलूंगा, 2100 करोड़। स्पेकुलेशन है। मैंने याद है बिटकॉइन करीब $9,000 का लिया था, जब एक बिटकॉइन $9,000 का था। इस वीडियो को शूट करने के टाइम पर वो बिटकॉइन की कीमत $31,000 हो चुकी है, विच मीन्स ऑलरेडी दाम 3 गुना बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी बिटकॉइन यूज किया है किसी भी चीज को खरीदने के लिए ना, आई एम जस्ट होल्डिंग इट। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं अंकुर सर से कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना आप रेकमेंड करेंगे या नहीं? माई सजेशन इज वेरी वेरी क्लियर। अगर आपने इन्वेस्टिंग अभी शुरू ही करी है और यू हैव लिमिटेड फंड्स, देन बिटकॉइन इज नॉट द एसेट फॉर यू। बहुत आसान है दोस्तों इसके ट्रैप में आना कि बिटकॉइन से जल्दी पैसे बनेंगे और बहुत छोटे ही टाइम पे या बहुत कम टाइम में आप बहुत अमीर बन जाएंगे। इट इज एब्सोल्युटली द सेम मिस्टेक जो लोग स्टॉक मार्केट पे भी मारते हैं। जब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यू डू इट विद द कन्विक्शन कि ये एसेट आगे बढ़ेगा। बिटकॉइन अभी भी उस कन्विक्शन के लेवल पे नहीं पहुंचा है, डेफिनेटली नॉट फॉर एन अर्ली इन्वेस्टर। तो अगर आप एक अर्ली इन्वेस्टर हैं तो मेरा बहुत बहुत क्लियर सजेशन यही रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, स्मॉल केसेस पे डालिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में डालिए, प्लीज एफडी मत करिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट है, तो अपने पूरे पोर्टफोलियो का नो मोर देन 10% आप बिटकॉइन में डाल सकते हैं। दैट टू मेक इट पीरियोडिक, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटिंग करेंसी है। उसको टाइम करने की कोशिश मत करिए कि जब गिरेगा तब लूंगी, जब बढ़ेगा तब बेचूंगी एंड समथिंग। यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। हर महीने जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पॉइंट पे वट एवर इज द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन, आप अपना 10% एलोकेशन उसमें डालेंगे एंड यू कैन बाय इट। Where do you buy bitcoins from? हिंदुस्तान में बिटकॉइंस को खरीदना अब लीगल कर दिया गया है, which is good news. There are lots of platforms. बहुत सिंपल होता है, आप अपने KYC के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, फिर अपने बैंक के थ्रू पैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अभी बिटकॉइन खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ही, एंड देन थ्रू दैट यू बाय द बिटकॉइन। जब आप वो बिटकॉइन खरीद लेते हैं तो देन यू हैव द यूनिक बिटकॉइन एड्रेस एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की दुनिया में
आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस हो चुकी है. No one knows who this address belongs to. It is simply floating in the universe. Every system in the Bitcoin network is aware of it. Everyone has a copy of it, and that's the beauty of it. That's the power of this decentralized currency. उम्मीद करती हूँ कि इस ऑडियो बुक से आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अलावा भी किस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं ये पता चला हो.